हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंकर्स एकेडमी पर। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं एनटीपीसी के अभी तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका डिटेल्ड एनालिसिस। इसका ये पार्ट 1 है। इसी तरह के सारे पार्ट आएंगे। एनटीपीसी में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और जितने भी पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों का डिटेल्ड में एनालिसिस, मतलब हर एक प्रश्न से 2 4 5 प्रश्न जितने ही बन सकते हैं, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में एनटीपीसी सेकेंड सीबीटी ग्रुप डी एमटीएस इन सभी के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा ये सेशन। तो आप बहुत ही ध्यान के साथ ये सेशन को लगातार देखते रहिएगा। चलिए आते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल नेशनल पार्क बच्चों कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक में और भी जितने नेशनल पार्क हैं वो भी हम देख लेते हैं साथ के साथ, कि आपके आने वाले एग्जाम में अगर पूछे जाएं कर्नाटक के कोई भी नेशनल पार्क तो वो यहाँ से बाहर नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। तो कर्नाटक में अन्य नेशनल पार्क जो हैं ये कुद्रेमुख हो जाएगा, कुद्रेमुख हो जाएगा, बांदीपुर हो जाएगा, भद्रा हो जाएगा, तुंगभद्रा हो जाएगा, सोमेश्वर हो जाएगा, बेनारघट्टा हो जाएगा और अंसी हो जाएगा। आपको याद रखना है, अगर पूछ दे कि कर्नाटक के किस नेशनल पार्क में हाथी पाया जाता है तो हाथी आपके कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो इन सभी नेशनल पार्क को आपको ध्यान में रखना है। आपके एग्जाम में पूछा था नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो नागरहोल नेशनल पार्क भी कर्नाटक में स्थित है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है ये कलकत्ता में स्थित है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अगर पूछ दे स्थापना कब हुआ था, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1851 में हुआ था। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आपको बोल दे पितामह कौन है, किसे इसका पिता कहा जाता है, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका पिता कहा जाता है। और जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी उस समय भारत के वायसराय यानी कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? मैं जी लिख देता हूं गवर्नर जनरल के लिए। गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे और इन्हीं के समय में भारत में पहला रेल चला था 1853-54 के समय में। तो जब 1853-54 में रेल चला था तो रेल चलने से पहले रेल की पटरी बिछी होगी। तो जब रेल की पटरी बिछ रही थी तो उसी क्रम में हमें एक सभ्यता का पता चला था, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस सभ्यता के खोज के लिए और अच्छे से खोज के लिए हमने एक विभाग की स्थापना की, पुरातत्व विभाग, जिसमें अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, जिसके कारण इन्हें भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का पिता कहा जाता है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाह रहा हूं, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इसे नोट कीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि और भी बच्चों को ये वीडियो पहुंच सके और उनके भी एग्जाम में उनका भी सपना पूरा हो सके, वो भी अपना एग्जाम आसानी से क्रैक कर सके, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? आत्माराम पांडुरंग। तो आपको ये कैसे आप याद कर पाइएगा, मान लीजिए आप एग्जाम में भूल गए तो कैसे आप याद रखिएगा? तो प्रार्थना प्रार्थना आप कीजिएगा किससे? आत्मा से, अपने आत्मा से प्रार्थना कीजिएगा। तो इस तरह से दिमाग में सेट कीजिए कि प्रार्थना करेंगे आत्मा से। तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक। इसी तरह से अगर पूछ दे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। तो देखिए आर्य दया यानी दया आ रहा है, तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ऐसे करके याद कर लीजिए कि दया आया तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती। उसके बाद आपसे पूछ दे वेद समाज के संस्थापक, तो केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। सत्यशोधक समाज पूछ दे तो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ दे कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे आप इसे नोट कर सकते हैं। नोटबुक और पेन हाथ में लेकर रखिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। आर्य समाज, आर्य समाज के कौन हो जाएंगे? दयानंद सरस्वती। उसके बाद ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। उसके बाद सत्यशोधक समाज,
सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज हो जाएंगे आपका ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। उसके बाद वेद समाज। वेद समाज का आपका हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। सेन। और उसके बाद आपके रामकृष्ण मिशन के कौन हो जाएंगे? रामकृष्ण मिशन के। रामकृष्ण मिशन के हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। कैसे याद रखेंगे ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय? तो याद रखिए ब्रह्मा जी भी एक भगवान थे और भगवान का कोई समाज का स्थापना कोई भगवान ही कर सकता है। तो यहाँ राम जी भी और मोहन जी भी दोनों ही भगवान है, राम और मोहन। कृष्ण जी मोहन हो गए और राम जी। तो याद रख लीजिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कोई भगवान ही कर सकता है, तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। सत्य शोधक समाज, तो सत्य पे शोध कौन कर रहा था? तो ज्योतिबा फूले जी कर रहे थे। वेद समाज कौन है? केशव चंद्र हो जाएंगे। और रामकृष्ण मिशन पर कौन थे? तो हमारे विवेकानंद जी थे, राम और कृष्ण दोनों के मिशन पर। तो यानी कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? यहाँ मिशन होगा बच्चों। मिशन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? स्वामी विवेकानंद। और आपके एग्जाम में पूछा था प्रार्थना समाज, तो आत्माराम पांडुरंग। तो इस प्रश्न एक प्रश्न से हमने 5-6 प्रश्न कर लिया और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत ही ध्यान से इस सेशन को देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बच्चों तक पहुंचाइएगा जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और हम आपके सपनों के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आपके सपनों को मंजिल तक पहुंचाकर हम तभी दम लेंगे जब हम आपके सपनों को मंजिल तक पहुंचा देंगे। हमारी पूरी टीम, पूरी थिंकर्स एकेडमी की टीम आपके लिए जो भी बन सके वो करेंगे। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है डब्ल्यूएचओ का सदस्य देश, डब्ल्यूएचओ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो डब्ल्यूएचओ के वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या 194 है। अगर आपसे पूछ दे कि डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म, तो डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर पूछ दे कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी, तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूएचओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रस एधानोन है। जैसा कि आपको यहाँ पर सारा कुछ दिख रहा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि टेड्रस एधानोन वर्तमान में अध्यक्ष, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, स्थापना 7 अप्रैल 1948 और वर्तमान में टोटल सदस्य 194। अगर आपसे पूछ दे स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न हो जाएगी। स्विट्जरलैंड का अगर करेंसी पूछ दे तो फ्रैंक हो जाएगा। फ्रैंक हो जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, कोई भी एग्जाम हो इस यहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है कि एक महान टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है रोजर फेडरर, ये किस देश से आते हैं, मतलब वो किस देश के निवासी हैं या किस देश के प्लेयर हैं? तो ये हैं आपके रोजर फेडरर, जो कि कहाँ के हैं बच्चों? याद कीजिए, स्टार मार्क डाल के लिख लीजिए कि रोजर फेडरर जो हैं ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। रोजर फेडरर, ठीक है। और इन्हीं के सम्मान में अभी 20 फ्रैंक का सिक्का चलाया गया। क्या चलाया गया? 20 फ्रैंक का सिक्का। तो ये 20 फ्रैंक का सिक्का जो चलाया गया, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है किसी भी जीवित व्यक्ति के नाम पर कोई भी सिक्का या करेंसी चलाया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसके नाम पर, किसके सम्मान में 20 फ्रैंक का सिक्का चलाया गया। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के 2018 से चेयरमैन कौन है? इसका मतलब क्या है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के जो चेयरमैन है 2018 से वर्तमान में अभी तक कौन है? तो के एन व्यास जो है इसके चेयरमैन है। परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय आपका मुंबई हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग का सेटअप कब हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में। अगर बोल देगा कि भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है, तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक जो हो जाएंगे वो होमी जहांगीर भाभा जो है भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक हो जाएंगे, उनके पितामह। तो और होमी जहांगीर भाभा जो थे ये परमाणु ऊर्जा, होमी जहांगीर भाभा जो थे ये परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। मुख्यालय मुंबई याद रखिएगा और स्थापना 1948। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। पूछ रहा है क्या कि 2018 में डीआरडीओ के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो 2018 में जो है डीआरडीओ के चेयरमैन पद पर डॉक्टर सतीश रेड्डी को नियुक्त किया गया था, जो कि वर्तमान में भी डीआरडीओ के चेयरमैन है, जो कि पुनः फिर से 2020 में उन्हें चेयरमैन नियुक्त कर लिया गया। डीआरडीओ का जो मुख्यालय है अगर आप बात करें तो दिल्ली में हो जाएगा। डीआरडीओ की स्थापना अगर हम आपसे बात करें तो 1958 हो जाएगा। और डीआरडीओ का अगर फुल फॉर्म का बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए तो इसका आंसर लगा लीजिएगा।
आंसर तो लिखा ही हुआ है यहाँ पर, नोट कर लीजिएगा। सतीश रेड्डी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म, स्थापना 1958, मुख्यालय न्यू दिल्ली। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत और बांग्लादेश के मध्य किस राज्य की सीमा लगती है? यानी पूछना चाह रहा है कि बांग्लादेश से भारत के कौन से राज्य की सीमा लगती है। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो इसको आप अगर लॉन्ग टाइम तक समझने के लिए, कोई भी ज्योग्राफी का पोर्शन अगर है तो आपको उसको लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए उसको आप मैप के थ्रू याद रखिए। जैसे कि अब बांग्लादेश से भारत का कौन कौन सा राज्य लगता है, म्यांमार से कौन कौन सा लगता है, नेपाल से कौन कौन सा लगता है, चाइना से कौन कौन सा लगता है, तो आप अगर मैप के थ्रू रखिएगा ना तो आपको ज्यादा दिन तक रह जाएगा। तो मैं आइए मैप के थ्रू आपको दिखा देता हूं कि बांग्लादेश से भारत का कौन कौन सा राज्य लगता है। चलिए देखिए, मेरे पेन पे ध्यान देखिए, रखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश, यहाँ से शुरू है बांग्लादेश, ये चल रहा है, ये जा रहा है, ये बांग्लादेश है पूरा, बांग्लादेश, यहाँ तक आपका बांग्लादेश आ जा रहा है। तो बांग्लादेश से कौन कौन सा राज्य लग रहा है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे असम हो गया, यहाँ पे मेघालय हो गया, यहाँ पे त्रिपुरा हो गया और यहाँ पे मिजोरम। इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप स्टार मार्क लगा के लिखिए कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से तीनों ओर से साझा करती है। कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो अपना सीमा तीनों ओर से बांग्लादेश से साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तीनों और से सीमा साझा करने वाला, सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य। ठीक है, किसके साथ सीमा साझा करने वाला बच्चों? तो ये बांग्लादेश से। ठीक है, और ये राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है, त्रिपुरा है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश तो हो ही नहीं सकता है, मैंने आपको दिखा दिया मैप में। सॉरी, एक मिनट, अरुणाचल प्रदेश हो ही नहीं सकता है, नागालैंड हो ही नहीं सकता है, मणिपुर हो ही नहीं सकता है, तो कौन होगा? मिजोरम होगा। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आइए थोड़ा सा देखते हैं इधर फिर से एक बार मैप। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे नागालैंड है, यहाँ पे मणिपुर है और यहाँ पे मिजोरम है। इन चारों राज्यों का सीमा, यहाँ पर एक देश है आपको दिख रहा होगा, म्यांमार, इन चारों राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। कौन? तो म्यांमार। और अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो म्यांमार, चाइना और भूटान, यानी 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाली भारतीय राज्य। बोल देगा इनमें से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ, कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो ऑप्शन में या तो अरुणाचल प्रदेश होगा तो अरुणाचल प्रदेश लगाएंगे। अगर सिक्किम हुआ तो देखिए सिक्किम भी जो है ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है, एक तो भूटान हो गया, एक नेपाल और एक अपना चाइना। तो ये 3 देशों के साथ सिक्किम भी साझा करती है। तो आपको ऑप्शन में देख लेना है कौन सा ऑप्शन दिया है। अगर खाली अरुणाचल प्रदेश दिया तो आप तो अरुणाचल प्रदेश लगाएंगे, सिक्किम दिया तो सिक्किम लगाएंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक तो जरूर ही देगा, अगर दोनों ही दिया होगा तो ऑप्शन में ए और बी भी जरूर दिया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बोल रहा है क्या कि बैंकिंग सुधार के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई? तो बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हन कमेटी का गठन किया गया था 1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि नरसिम्हन कमेटी का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सुधार से है। और इसका गठन कब हुआ था? 1991 में हुआ था, ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर का समान तापमान किसमें पूछा है? फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये आपको दिमाग में रखना है कि फ़ारेनहाइट में अगर मानव शरीर का सामान्य ताप पूछे तो 98.6, अगर सेल्सियस में पूछ दे तो 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि 37 डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पूछा क्या है कि धूमल नृत्य किस राज्य के प्रचलित नृत्य है? तो धूमल नृत्य जो है बच्चों, ये है जम्मू कश्मीर का प्रचलित नृत्य। अगर जम्मू कश्मीर के और भी नृत्य पूछे जाएं तो आपको 2 नृत्य याद रखना है, एक तो राउफ और एक हिकत। राउफ के बारे में आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि राउफ जो नृत्य है ये वहां की जम्मू कश्मीर की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो जम्मू कश्मीर के महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो ये राउफ हो जाएगा आपका इसका उत्तर। तो आपको स्टार मार्क लगाना है कहां पे? राउफ के आगे स्टार मार्क लगाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जम्मू कश्मीर के महिलाओं के द्वारा। बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि इसमें हमारा बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। और मैं वादा करता हूँ कि यहाँ से आपको जरूर ही कुछ न 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में से जरूर ही 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके। अगर जीएस के एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वहाँ से 4-5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आप लगातार वीडियो देख कर जा रहे हैं तो आप जरूर
पूरे मेहनत के साथ वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन ही नहीं कराया जा रहा, उस क्वेश्चन के साथ उसका डिटेल भी बताया जा रहा है। आपको इसको नोट डाउन कर लेना है अपने कॉपी में और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है और हर एक पार्ट को जरूर देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी ये 1905 ईस्वी में हुई थी। अगर बात करें कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, क्या कारण हो गया ऐसा कि हमें आंदोलन करना पड़ा? कोई भी आंदोलन बिना कारण के तो नहीं शुरू हुआ होगा, कोई ना कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण रहा होगा इसके पीछे, जिसके कारण स्वदेशी आंदोलन, चाहे कोई भी ऐसा आंदोलन है जो शुरू हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन के पीछे का कारण क्या था? तो देखिए 1905 में उस समय वायसराय जो थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, जिसके कारण जो है हम में बहुत ज्यादा आक्रोश भर गया और हमने बहुत ही पुरजोर तरीके से एक आंदोलन को शुरुआत की जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। इसमें हमने क्या किया कि बाहर का, विदेश का हर एक चीज का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और अपने स्वदेश के चीजों का ज्यादा से ज्यादा वो करना शुरू किया और इसके कारण हमने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, इसके पीछे का कारण क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन के पीछे का सिंपल सा कारण था बंगाल का विभाजन, जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में कर दिया गया। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम में कि स्वदेशी आंदोलन को कहां से शुरू किया गया था, किस स्थान से इसको शुरू किया गया था? तो ये कलकत्ता के टाउन हॉल से, आपको याद रखना है टाउन हॉल, एक मिनट, टाउन हॉल कलकत्ता, टाउन हॉल कलकत्ता, आपको ये याद रखना है। कहां से शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन? टाउन हॉल कलकत्ता। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुआ था, जैसा कि आपको मैंने बतलाया है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए पूछ रहा है क्या कि फुल फॉर्म ऑफ डीपीआई, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप कोई भी इमेज ले रहे हैं, तो कोई भी इमेज ले रहे हैं तो उसका जो रिजोल्यूशन है वो डीपीआई में बतलाया जाता है। जैसे कि आप कोई भी इमेज लिए उसको जूम कर रहे हैं, तो जूम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जूम किया लेकिन आपका इमेज फट नहीं रहा है, तो आपका डॉट्स पर इंच जो इमेज का बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, इस कारण से आपका इमेज जो है वो फट नहीं रहा है, बहुत क्लियर व्यू दिख रहा है आपके इमेज का। तो जिसका डॉट्स पर इंच सबसे ज्यादा जिसका डॉट्स पर इंच जितना ही ज्यादा होता है उस इमेज की क्लियरिटी उतनी ज्यादा अच्छी होती है। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। डॉट्स पर इंच का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? डीपीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डॉट्स पर इंच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पूछा क्या है कि नो नेशन फॉर वुमन वुमेन रिपोर्टिंग ऑन रेप फ्रॉम इंडिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इस पुस्तक के लेखिका कौन है या लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखिका जो है ये प्रियंका दुबे हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपके आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये पुस्तक स्टार मार्क लगा के रखिएगा और इस पुस्तक को जरूर ध्यान में रखिएगा कि नो नेशन फॉर वुमेन रिपोर्टिंग ऑन रेप फ्रॉम इंडिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? प्रियंका दुबे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2018 में आयोजित हुए काटोवाइस कॉन्फ्रेंस किससे संबंधित है? तो काटोवाइस जो कॉन्फ्रेंस है ये किससे संबंधित है? तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। काटोवाइस कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ था? तो ये पोलैंड में हुआ था और ये कब हुआ था? तो 2018 में हुआ था। आपको ध्यान में रखना है कि काटोवाइस कॉन्फ्रेंस किससे संबंधित है? पर्यावरण संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि किस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो कर दिया गया ये रास आइलैंड जो कि अंडमान निकोबार में है, रास आइलैंड, रास आइलैंड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर इससे भी डीप अगर एग्जामिनर पूछे कि अंडमान निकोबार ना देकर के ऑप्शन में पूछ दे कि रॉस आइलैंड कहाँ स्थित है या नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कहाँ स्थित है, तो आपको लगा देना है साउथ अंडमान में। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है साउथ अंडमान, जो कि साउथ अंडमान में स्थित है रास द्वीप। ऐसे ही साउथ अंडमान में और भी एक दो द्वीप है जिनके नाम अभी हाल में ही बदले जा चुके हैं, जिसका नाम एक जैसे हैवलॉक द्वीप हो गया, हैवलॉक द्वीप हो गया, जिसका नाम बदलकर स्वराज रख दिया गया। क्या रख दिया गया? स्वराज द्वीप। देखिए तो कैसे आप याद रखिएगा कि हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप रख दिया गया? तो देखिए अगर हम समझें तो राज, राज यानी हमारा राज, हमारा राज क्या हो गया? लॉक हो गया, तो हमारा राज लॉक हो गया, ऐसे याद रखेंगे। स्वराज द्वीप हैवलॉक आइलैंड का नाम बदलकर रख दिया गया। उसी तरह से अगर पूछ दे कि नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो नील द्वीप का नाम बदलकर रख दिया गया बच्चों शहीद द्वीप। क्या रख दिया गया? शहीद द्वीप।
दिमाग में रखना है। और ये दोनों ही आइलैंड कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार में। अगर अंडमान निकोबार में भी और अंदर जाकर के पूछेगा तो हम और अंदर जाकर के बताएंगे, कहाँ पर, साउथ अंडमान में स्थित है। चलिए आइए थोड़ा सा देखते हैं इधर पे अंडमान निकोबार को। ये देखिए, ये है मेरा अंडमान निकोबार। इसमें अगर हम देखें तो ये नॉर्थ अंडमान हो गया, ये आपका हो गया मिडिल अंडमान, ये आपका साउथ अंडमान, ये आपका हो गया लिटिल अंडमान। ठीक है, तो अगर हम देखें, पूछ दे कि अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर, ये कहाँ स्थित है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये साउथ अंडमान में यानी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, साउथ अंडमान में स्थित है। अगर पूछ दे कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहाँ स्थित है, तो सबसे ऊंची चोटी जो है जिसका नाम क्या है, सैडल पीक। सैडल पीक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा के रखिएगा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, जो कि कहां पर स्थित है बच्चों, तो नॉर्थ अंडमान में स्थित है। और पूछे कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, पूरे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये कहां पर स्थित है, तो ये आपका मिडिल अंडमान में स्थित है, जिसका नाम क्या है, बैरन। तो आपको यहां पर मैं लिख देता हूं कि मिडिल अंडमान में एक ज्वालामुखी स्थित है, जो कि भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है, क्या नाम है, बैरन। बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। उसके बाद अगर पूछ दे कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पास है, तो कौन सा पास है, कौन सा पैसेज है, तो एक पैसेज है इन दोनों के बीच में, कहाँ कहाँ, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। कौन सा, डक्कन पैसेज है, कौन सा है, डक्कन पैसेज। विजिबल नहीं है तो नीचे लिख देता हूं, डक्कन पैसेज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इसका आंसर हो जाएगा रास आइलैंड, सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम बदलकर रास आइलैंड। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। फर्स्ट सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, फर्स्ट सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड किसे बनाया गया, यानी भारतीय रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ कौन बने, तो विनोद कुमार यादव जो है ये फर्स्ट सीईओ बने, कहाँ के, रेलवे बोर्ड के। अगर पूछे कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है, तो सुनीत शर्मा। कौन है वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ, तो ये सुनीत शर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सुनीत शर्मा हो जाएंगे वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ। पूछ देगा कि रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो रेलवे बोर्ड का गठन बच्चों 1905 ईस्वी में हुआ था। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल यानी भारत के वाइस राय कौन थे, उस समय भारत के वाइस राय कौन थे, तो उस समय भारत के वाइस राय थे लॉर्ड कर्जन, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है। लॉर्ड कर्जन क्या थे, वाइस राय थे उस समय भारत के। तो ये सभी प्रश्न अपने ध्यान में रखिएगा कि रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था, 1905 में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो वर्तमान में सुनीत शर्मा है, जो कि कब से बने हैं, तो 1 जनवरी 2020 से। 1 जनवरी 2020 डेट याद रखिएगा, पूछ देता है कि 1 जनवरी 2020 से रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है, तो सुनीत शर्मा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे हम एक एक क्वेश्चन को निकाल करके लेकर आएंगे और ये आपको इजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एक सींग वाला गेंडा कहां पर पाया जाता है, तो एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां स्थित है, असम में, जहां पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। अगर हम बात करें असम के अन्य नेशनल पार्क का, तो असम के अन्य नेशनल पार्क जो हो जाएंगे वो हो जाएगा मानस, नामेरी, डिब्रू सेखोया, राजीव गांधी, औरंगजेब नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं, असम में है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, स्टार मार्क लगा के लिख लीजिए, मानस, नामेरी, डिब्रू, सारे कहाँ हैं, असम में है। और कौन सा है, तो राजीव गांधी औरंग औरंग नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं, तो असम में है। अगर आपसे पूछ दे कि विश्व का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो विश्व का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क जो है वो हेमिस नेशनल पार्क है। कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है,
हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। चलिए आते हैं आज के आखिरी प्रश्न, 20वें प्रश्न पर। वो रहा है कि भारत में वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत में वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो है वो वेंकैया नायडू हैं। तो आजकल प्रश्न ऐसे नहीं पूछा था, प्रश्न कैसे पूछा था कि भारत के 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति कौन है? तो 13वें क्रम के राष्ट्रपति आपको क्रम वाइज याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, वो जैसे भी पूछेगा हम उस तरह से तैयार रहेंगे और हम उस तरह से पढ़ करके जाएंगे। यानी कि भारत के 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं वेंकैया नायडू जो कि वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। 12वें क्रम के पूछ देगा तो मोहम्मद हामिद अंसारी हो जाएगा, और प्रथम उपराष्ट्रपति पूछ देगा तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। पूछ देगा कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा गया? तो ऐसा अनुच्छेद नंबर 63 में लिखा गया है। पूछ देगा कि उपराष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद से दिलाया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो दिलाया जाता है अनुच्छेद नंबर 69 से, यानी कि 69वें अनुच्छेद से उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने 2 कार्यकाल को पूरा किया, इनमें से कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने 2 कार्यकाल को पूरा किया है? तो एक तो ये हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और अगर इनके अलावा बोल देगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अलावा ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने 2 कार्यकाल को पूरा किया, तो मोहम्मद हामिद अंसारी जो कि पहले उपराष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, अगर मैंने राष्ट्रपति कहा है तो सॉरी है, और उपराष्ट्रपति होगा आंसर इसका। तो पहले अगर ऐसा उपराष्ट्रपति जिन्होंने अपना 2 कार्यकाल पूरा किया तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उनके बाद किसने किया? तो मोहम्मद हामिद अंसारी। उपराष्ट्रपति का गठन अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद से शपथ लेता है? तो अनुच्छेद 69, और 13वें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और 12वें मोहम्मद हामिद अंसारी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हर एक बच्चे को ये वीडियो पहुँचाइए जो इससे वंचित रह रहा है, जिसके पास कमी है किसी भी संसाधन का, वो इस वीडियो को देख करके जाए। उनका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।